हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं निकला हुआ हूँ अपनी विंटर यात्रा में, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे धामों के दर्शन कराए और साथ में ही मैं आपको लेके गया केदारनाथ। जी हाँ, तो दोस्तों, केदारनाथ की जो मेरी यात्रा थी बहुत अच्छी रही। अभी विंटर में कुछ दिनों के बाद कपाट खुलने वाले हैं, तो मेरी वीडियो देख के बहुत सारे जो महादेव के भक्त हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आज मैं उन सारे क्वेश्चनों का आप लोगों को जवाब देने वाला हूं, अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करके। आपकी जो यात्रा है केदारनाथ की, आप आने वाले हो इस साल केदारनाथ में, तो बहुत आसान होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा, हर एक सवाल का जवाब सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं आपको अपने अनुभव के साथ साथ में आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, महादेव के जो भक्त हैं, जिन्होंने मुझसे वीडियो पे कमेंट करके या पर्सनली मैसेज करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके, कॉल करके जो सवाल पूछे हुए हैं, उनके मैं सारे जवाब आपको देने वाला हूँ, ताकि आपकी जो यात्रा है वो बहुत आसान हो जाए। तो उससे पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप आना चाहते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे साथ में यात्रा करना। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ चारधाम यात्रा करना चाहते हो, पंच कैलाश की यात्रा करना चाहते हो, जिसमें श्रीखंड कैलाश में जाने वाला हूँ, मणिमहेश, किन्नौर कैलाश, आदि कैलाश, ये सारे कैलाशों के मैं दर्शन करने वाला हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, महादेव के भक्त हैं, उन्होंने मुझे थोड़ी कुछ हेल्प की है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनमें दीपक सिंह जी हैं, जिन्होंने मुझे हेल्प की है, अनूप कुमार गुप्ता जी हैं, आमला गोयल जी हैं, और जितेंद्र जसवाल जी हैं, और प्रजापति जी हैं जो राजस्थान से हैं। इन सब ने मेरी कुछ ना कुछ हेल्प की है, तो इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरी वीडियो दिख रहे हैं तो मैं दिल से इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग किया। मुझे बोला कि आप अपनी यात्रा जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। अगर ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी कुछ भी सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा। मई में शुरू होने वाली है। बहुत सारी दिक्कतें यात्रा पर होती हैं, क्योंकि मई और जून का जो महीना होता है वो छुट्टियों का महीना होता है, बहुत सारी भीड़ होती है। उसके बाद अब महीना आता है आपका जुलाई और अगस्त का, जिसमें बहुत सारी बारिश होती है, और उसके बाद आता है आपका सितंबर और अक्टूबर का महीना, जिसमें बहुत सारी ठंड होती है। तो यही सारे सवाल होते हैं लोगों के, डर होता है मन में, कैसे यात्रा की जाए, बच्चों के साथ क्या किया जाए, फैमिली के साथ आया जाए नहीं आ जाए, क्या कपड़े लेके आया जाए, होटल कहाँ मिलेगा, टेंट कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, गाड़ी कहाँ से मिलेगी, मेडिकल की क्या सुविधा है, हेली कैसे बुकिंग किया जाए। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा और आपकी यात्रा आसान होगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन में मेरा नंबर चल रहा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन, बायो, सब जगह मेरा नंबर है। आप व्हाट्सअप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपके अगर कोई जवाब रह जाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे साथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आप लोगों के सवालों के जवाब। दोस्तों, केदारनाथ की जो यात्रा है वो शुरू होती है हरिद्वार से। अगर आप सिर्फ केदारनाथ यात्रा करते हैं तो आपको हरिद्वार से आना होता है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से पहुंचते हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और फिर उसके बाद वहां से शेयरिंग टैक्सी लेके 5 किलोमीटर आगे पहुंचते हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड से 18 से 20 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा होती है केदारनाथ धाम जी के लिए होती है, जो बहुत कठिन यात्रा आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। चलने के साथ साथ में दोस्तों जो है और भी बहुत सारी दिक्कत आती हैं, जैसे कि भीड़ ज़्यादा होती है, और घोड़े रहते हैं तो घोड़ों के साथ में चलना, धक्का मुक्की होती है, उसकी तो दिक्कत होती है। पालके वाले चलते हैं, पिट्ठू वाले चलते हैं, तो ये सारे दिक्कतों का वहाँ पर सामना करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट यात्रा बन जाती है। और फिर मौसम जो रहता है वो तो
चेंज होते रहता है, बर्फ़बारी होती है, ओले गिरते हैं, बारिश होती है, तो इन सारी दिक्कतों की वजह से जो यात्रा है वो कठिन हो जाती है। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर हैं और महादेव के भक्त हैं इंद्रजीत, इन्होंने पूछा हुआ है कि हम क्या क्या सामान कैरी कर सकते हैं यात्रा के दौरान। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है गर्म कपड़े आपको रखने होते हैं, गर्म जैकेट आपको रखनी होती है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रेनकोट या फिर बरसाती आपको लेके आनी होती है। यात्रा के दौरान आप छाता बिल्कुल लेके ना आएँ, क्योंकि छाते का वहाँ पर कोई काम नहीं होता। वो एक तो हवा चलती है उससे टूट जाती है, और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, घोड़े चलते हैं, तो आपकी जो छाता है उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। वो घोड़े में लग के वो आगे खींच के लेके जाएगा, आपकी छाता टूट सकती है। तो आप गर्म कपड़े रखिए, जिसमें आता है वूलन कैप रखिए, ग्लव्स रखिए, एक्स्ट्रा पेयर सॉक्स रखिए, क्योंकि जो मोजे होते हैं वो अगर बारिश होती है तो भीग जाते हैं, आपको चेंज करने के लिए चाहिए। आप थर्मल इनर पैंट आप रखिए, और एक मोटी जैकेट आप रखिए, और रेनकोट एंड पेन रखिए। बस यही सामान होता है जो आपको लेके आना होता है, तो आप ये सामान कैरी करके ला सकते हैं। विकास ध्यानी जी का सवाल है कि जो यात्रा की डेट है उससे पहले हम आ सकते हैं या फिर उसके बाद ही आना सही रहेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यात्रा की जो डेट है उसके बाद ही आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि या वहाँ पर उससे पहले कोई रहने खाने की कोई सुविधा नहीं होती है, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपको परमिशन नहीं मिलेगी आगे जाने की। तो यात्रा शुरू हो रही है जिस डेट में, मई में, आप उसी डेट के बाद वहाँ पर आ सकते हैं। ये एक या 2 दिन पहले आप आ सकते हैं, उससे पहले अगर आप आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर होटल नहीं खुले होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मैं इतने सारे लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि कॉमन जो क्वेश्चन है वो कम से कम 20 से 25 लोगों का क्वेश्चन है कि परमिशन हमको कैसे मिलेगी, परमिशन कहाँ से मिलेगी। दोस्तों, जो ऑफिशियल वेबसाइट है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम समिति की, वहाँ पर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर बैठे करवाना चाहते हैं, और मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो पाता आपका किसी कारण से रजिस्ट्रेशन, तो फिर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका हरिद्वार में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और फिर अगर आप सोनप्रयाग में आते हैं तो सोनप्रयाग में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड लेके आना रहेगा साथ में। आधार कार्ड लाना बिल्कुल ना भूलें, बिना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और एक कॉमन क्वेश्चन है, रहने और खाने की क्या व्यवस्था होगी। तो दोस्तों, जो यात्रा के दौरान देखो, सोनप्रयाग सीतापुरी तक तो बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप रह सकते हो। होटल का जो रेंट होता है वो लगभग 1000 रुपये से शुरू होता है। अभी पीक सीजन में, बरसात के टाइम थोड़ा कम हो जाता है। खाने का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे होटल सोनप्रयाग और सीतापुर में हैं। गौरीकुंड के लिए मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि गौरीकुंड में क्या रहने की व्यवस्था है। मैं आप लोगों को बता दूं, गौरीकुंड में बहुत ही लिमिटेड होटल हैं, और वहाँ पर आप वहीं पर आके गौरीकुंड में ही आके होटल बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत कम ऑप्शन रहता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रुप आते हैं वो पहले से बुक कर लेते हैं। तो हो सके आप गौरीकुंड, सोनप्रयाग और सीतापुर में रुकिए, और सुबह जल्दी उठ के गौरीकुंड, सोनप्रयाग से गौरीकुंड चले जाइए, जो 5 किलोमीटर है, और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, यात्रा शुरू होने से पहले परमिशन मिल सकती है? नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल परमिशन नहीं मिल सकती। यात्रा शुरू होने से पहले इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो आप लोगों को रोक दिया जाएगा, आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ना निकलें। अगर आप निकलते हैं, आप लोग सोनप्रयाग से आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होगा। तो आप जब यात्रा शुरू होती है तभी आइए, तभी ये यात्रा का आनंद लीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए। मीति जी का क्वेश्चन है, 5 जून का टिकट है मेरा, क्या करना चाहिए, किस डेट में आना चाहिए? जी बिल्कुल, 5 जून को आप आ सकते हैं। ये जो यात्रा का टाइम है सबसे बढ़िया रहता है, बर्फ़ कम हो जाती है और ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और जो वहाँ पर खूबसूरती होती है, जो फूल खिले होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत कर देते हैं महादेव के धाम को। तो आप इस टाइम में आ सकते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा यात्रा में। आप अपने परिवार के साथ में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।
एक महादेव के भक्त हैं, उनका क्वेश्चन है गौरीकुंड में रूम बुकिंग कैसे करें। तो मैं आप लोगों को बता दिया, मैंने पहले भी आपको बताया है। गौरीकुंड में रूम बुकिंग के लिए आप वहीं पर जाके, अगर आपको उसी टाइम अवेलेबल रहता है तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। गौरीकुंड में ज़्यादा जगह नहीं है रहने की, तो अगर आप हो सके तो सोनप्रयाग और सीतापुर में रुकिए, वहाँ पर बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं, आपके बजट के अंदर में वहाँ पर होटल मिल जाते हैं। दोस्तों, और जो आपका क्वेश्चन है कि जो गाड़ी है केदारनाथ के लिए कहाँ से मिलेगी, तो दोस्तों गाड़ी के जो ऑप्शन है, अगर आप हरिद्वार साइड से आते हैं तो सबसे पहले जो गाड़ी का ऑप्शन है वो है हरिद्वार। हरिद्वार से आपको गाड़ी मिल जाती है, सुबह 3 बजे से चलनी शुरू हो जाती है। गाड़ी आपको मिलेगी सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग से फिर आगे जो रहता है वो लोकल टैक्सी जाना होता है, 5 किलोमीटर होता है। और दूसरा ऑप्शन है ऋषिकेश। ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है देहरादून। देहरादून से सोनप्रयाग के लिए आपको गाड़ी मिल जाती है। तो 3 जगहों से आप अगर किसी भी स्टेशन में पहुंच रहे हैं, आप ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, हरिद्वार पहुंच रहे हैं और देहरादून पहुंच रहे हैं, तो आपको तीनों जगहों से गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी में जो रहेगा आपको बस मिल जाएगी, शेयरिंग बस जो रहती है, जिसका जो किराया होता है लगभग 450 रुपये के आसपास में होता है। और टैक्सी में अगर आप आते हैं तो टैक्सी का जो भाड़ा है वो लगभग 1000 रुपये के आसपास में रहता है, 800 से 1000 रुपये में, डिपेंड करता है कि कौन सी टैक्सी है। तो टैक्सी और बस लेके आप पहुंच सकते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आगे गाड़ी नहीं जाती है, लोकल से वहाँ पर टैक्सी लगी रहती है, जिसका जो किराया है वो लगभग 80 से 100 रुपये होता है, 5 किलोमीटर का। वो पहुँचाती है आपको गौरीकुंड, और उसके बाद आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। होटल आपको मिलते हैं, आप आते हो तो अगर आप गुप्तकाशी पहुंचते हो तो गुप्तकाशी में भी बहुत सारे होटल रहते हैं। गुप्तकाशी से अच्छा है कि आप सीतापुरी या फिर आप फाटा या फिर आप सोनप्रयाग में रुकिए, क्योंकि आपकी जो यात्रा है वो और थोड़ा कम टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। अगर आप गुप्तकाशी या उससे पहले रुकते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगता है। सीतापुरी और सोनप्रयाग सबसे बेस्ट ऑप्शन है रुकने का। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हमको हरिद्वार से निकलने के बाद यात्रा शुरू होने से पहले कहाँ पर रुकना चाहिए, तो आप लोग सीतापुरी और सोनप्रयाग में आप रुक सकते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सुबह 3 बजे उठिए और अपनी यात्रा गौरीकुंड से शुरू कीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि केदारनाथ में कहाँ पर रुका जाए, कहाँ पर होटल का क्या रेट रहेगा, मंदिर के पास में होटल का क्या रेट रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यात्रा के दौरान जो केदारनाथ में मंदिर के पास के होटल हैं, एक तो वहाँ पर होटल लिमिटेड है, अभी वहाँ पर काम चल रहा है, तो ज़्यादा होटल वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो पुराने होटल थे वो टूट चुके हैं, नए होटल बन रहे हैं। तो होटलों के जो वहाँ पर रेट हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आप हो सकता है केदारनाथ से थोड़ा पहले जो ये अपना हवाई अड्डा है उसके पास में रुकिए, होटल में रुकना चाहते हैं। और अगर आप टेंट पर, आपका बजट कम है तो आप टेंट पर रुकिए, आपको टेंट जो है वो कम रेट पर मिल जाता है, 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये के आसपास में आपको शेयरिंग टेंट मिल जाता है, तो वहाँ पर आप आराम से रुक सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था लोगों का कि वहाँ पर फ़ोन चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग का क्या ऑप्शन रहता है। तो अगर आप टेंट पर रुकते हैं तो रात को आपको वहाँ पर चार्जिंग के लिए लाइट दी जाती है। अगर आप होटल में रुकते हैं तो होटल में तो लाइट रहती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अमरनाथ की तरह यहाँ पर भी भंडारे रहते हैं, लंगर रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना तो चाहता हूँ, केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको सिर्फ 1 या 2 ही भंडारे मिलते हैं। आप भंडारे के भरोसे यात्रा करने के लिए बिल्कुल ना आएँ। यहाँ पर खाना घोड़ों से, जो राशन है, जो सिलेंडर है, वो घोड़ों से डोला जाता है, तो इसलिए जो भोजन होता है, खाना होता है, उसके जो रेट होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो उस हिसाब से आप मैनेज करके यहाँ पर आएँ कि जैसे आपको पराठा है वो 70-80 रुपये का मिल सकता है, खाने की प्लेट है वो 150 से 200 रुपये की मिलती है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करके अपनी आ सकते हैं। किसी लंगर या भंडारे के भरोसे ना आए। 1 या 2 भंडारे लगते हैं और उनका कोई टाइमिंग और जगह ऐसे फिक्स नहीं रहता है, तो उसके बारे में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अपनी व्यवस्था करके अपना पैसा खाने का जेब में रख के ही यात्रा करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बहुत सारे जो महादेव के भक्त हैं उनका क्वेश्चन था कि जो यात्रा है कि गौरीकुंड से केदारनाथ की, उसमें कितने घंटे लगते हैं पैदल यात्रा में। तो दोस्तों, जो एक एवरेज चलने वाला आदमी होता है, जो एवरेज
मतलब नॉर्मल जो अच्छी स्पीड में चलता है, बेसिक स्पीड जिसको बोलते हैं, अगर उसमें चलता है तो जो यात्रा में जो टाइम लगता है वो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। बहुत स्लो चलने वाले घंटा आदमी जो होता है उसको लगभग 12 से 15 घंटे लग सकते हैं, और बहुत स्पीड में चलने वाला जो होता है वो 6 से 7 घंटे में यात्रा कर लेता है। तो आप ऐसे एवरेज पकड़ सकते हैं कि 8 से 10 घंटे कम से कम तो लगते ही हैं। फिर डिपेंड करता है आपकी स्पीड में। अगर आप बहुत स्लो हैं तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आप ठीक ठाक चलने वाले तो 1 आध घंटा पहले भी आप पहुंच सकते हैं। और कुछ जो महादेव के भक्त हैं उनका क्वेश्चन ये था कि नीचे को हम कितनी जल्दी यात्रा कर सकते हैं, मतलब वापसी जो होती है उसमें वो जल्दी हो जाती है, उसमें टाइम लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों होता क्या, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ। आप पहले दिन अपनी यात्रा करते हैं, आप केदारनाथ पहुँचते हैं, पूरी चढ़ाई होती है, आप बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, आपके पैरों में क्रैम्प आए हुए होते हैं। फिर आप जब वापस यात्रा कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि पूरा केदारनाथ से गौरीकुंड तक पूरा नीचे उतरना है, डिसेंडिंग है और स्टीप डिसेंडिंग है। तो उसमें है होता है क्या, आप जब नीचे को उतरते हैं शुरू में तो थोड़ा ठीक चलते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलते हैं तो आपके पैरों में क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं, काफ मसल्स दर्द करनी शुरू हो जाती है। तो फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है। तो नीचे को फास्ट उतरने की कोशिश ना करें, एक एवरेज स्पीड में आप नीचे उतरिए। जितना टाइम आपको चढ़ने में लगा उससे 1-2 घंटा आपको कम लग सकता है नीचे उतरने में। आप ये सोच के कि मैं हाफ मतलब कि आपको अगर चढ़ने में 8 घंटे लगे हैं तो आप 4 घंटे में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि नीचे को उतरने में भी बहुत दिक्कत होती है। और मेरे महादेव के भक्तों के बहुत सारे उनका क्वेश्चन था कि केदारनाथ धाम जी के अलावा वहाँ पर हम लोग कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, केदारनाथ धाम जी के अलावा जो वहाँ पर और ऑप्शन है वो आप दर्शन करने के, आपके सबसे पहले आप केदारनाथ जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद शंकराचार्य की जो समाधि है उसके दर्शन कीजिए। उसके बाद वहाँ पर एक कुंड है जिस पे आप कुछ भी महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बम बोले, कुछ भी बोलते हैं तो वहाँ पर पानी के बुलबुले निकलते हैं, उसको रेतस कुंड बोलते हैं। तो आप उस कुंड के आप दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पर जो भैरव मंदिर है उनके आप दर्शन कर सकते हैं, मोदी जी की गुफा के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान चट्टी के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है और आप चलने में सक्षम हैं तो आप वहाँ से वासुकीताल जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी जगह है जो केदारनाथ आके आप 2-3 दिन का टाइम निकाल के ये सारी जगह आप घूम सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के जो मैंने आपको बताए। अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन है, आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आप मेरे को व्हाट्सअप, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर करूँगा। आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं मेरे साथ में, कोई सी भी यात्रा करना चाहते हैं 4 धाम में, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके अलावा पंच केदार में श्रीखंड कैलाश, मणिमहेश कैलाश, किन्नौर कैलाश, आदि कैलाश, ओम पर्वत, कोई सी भी यात्रा करना चाहते हैं, सतोपंताल, वासुकीताल, गौमुख, तपोवन, नंदनवन, रूपकुंड, उसके अलावा और भी जो यात्राएं होती हैं, आप गढ़वाल घूमना चाहते हैं, कुमाऊं के दर्शन करना चाहते हैं, हिमाचल में कोई यात्रा और करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलूँगा ऐसे ही अद्भुत बहुत सारी यात्राओं में। इससे पहले दोस्तों मैं बहुत सारी यात्राएं कर चुका हूं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है जाके वीडियो देखिएगा, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करूँगा, जिससे आपकी जो यात्रा है वो बहुत आसान रहने वाली है। आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। आप जुड़िए मेरे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की जो सवाल हैं, उन लोगों के जो डाउट हैं, उन लोगों का जो डर है वो कम हो सके और वो आसानी से यात्रा कर सके। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद मैं जाने वाला हूँ मणिमहेश कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, आदि कैलाश। मैं मई और जून के महीने में ये पूरे 5 कैलाश करने वाला हूँ। तो आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप आना चाहते हैं इस मई और जून में मेरे साथ इस पंच कैलाश में या पंच केदार में, जिसमें मैं आपको लेके जाने वाला हूँ केदारनाथ जी, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, और उसके अलावा बद्रीनाथ जी, नीलकंठ पर्वत, वसुधारा, सहस्त्रधारा, आपका सतोपंताल और स्वर्गारोहणी। अगर इसमें से कोई सी भी आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है।
दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यात्रा के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।